डायमंड विश्व में सबसे पहले भारत में पाए गए, जिसके कई साक्ष्य 4th सेंचुरी की ट्रेंड में मिलते हैं। माना जाता है कि भारत से डायमंड्स की खरीद फरोख्त सिल्क रूट के माध्यम से बाकी के देशों में होती थी, लेकिन अब तक कोई ऐसा हीरे का टुकड़ा नहीं मिला जिसे देखकर लोग बस देखते ही रह जाए। वक्त बीतने के साथ हीरा बेशकीमती स्टोन के तौर पर अपनी जगह बना चुका था। 13 सेंचुरी में जहां पूरी दुनिया में एक भी हीरे की खान नहीं थी, तभी भारत में एक ऐसी हीरों की खोज हुई जिसकी चमक के आगे बड़े बड़े राजाओं की आंखें चौंध आ गईं। यह हीरा बेहद ही अनोखा था। तब कहाँ किसी को पता था कि यह हीरा आने वाले दोनों में इतना यूनिक और बेशकीमती होगा कि जो भी इसे देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे उस समय के राजाओं में इसे हासिल करने की ओड़ बढ़ गई। आज की कहानी कोहिनूर की। भारत की कोख से निकला वह हीरा जो आज ब्रिटेन की धरोहर बना हुआ है। ऐसे नहीं है कि कभी भारत की ज्ञान में 4 चांद लगाने वाला कोहिनूर रातों रात ब्रिटेन चला गया या फिर उन्होंने इसे किसी युद्ध में छीन लिया। कोहिनूर की कहानी बहुत लंबी है। भारत में एक रजवाड़े में होते हुए दूसरे रजवाड़े की सैर करते हुए फाइनली यह हीरा ब्रिटिश क्राउन को सो कॉल्ड गिफ्ट के तौर पर दे दिया गया था। यहाँ एक और बड़ी मजेदार बात यह है कि मुगल सल्तनत के ताजो तख्त से होते हुए क्वीन विक्टोरिया के सर का ताज बनने तक का सफर इस हीरे को कभी खरीदा या बेचा नहीं गया। शायद इसी वजह से आज तक यह हीरा बेशकीमती माना जाता है। पर कोहिनूर की एक अपनी कहानी रही है जिसकी चमक में कई लोगों का खून लगा हुआ है और इसकी चाहत के कई किस्से से दुनिया आज तक बेखबर है। तो चलिए आपको ले चलते हैं कोहिनूर की चमकीली कहानियों में और आपको बताते हैं इसके वो किस्से जो इसकी चमक के पीछे गुम हो गए। इंडियन गवर्नमेंट हैज सेंट इट would make all possible expert to get back the priceless Kohinoor diamond that is part of the Queen Mother Crown। मलिक कफूर ने उस मंदिर को डिस्ट्रॉय करके वहां से ले आए। दिस इनक्रेडिबल जल है नॉट जस्ट बन एम्पायर आई बी एक्टिंग डायमंड वोट टेकन बा बंक ई कोहिनूर के रीजन के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित है। ऐसी कहानी अनुसार इस हीरे को करीब 5000 साल पहले जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था। महाभारत काल में इस हीरे को तक मणि के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसके बारे में कहानी यही खत्म नहीं होती। जहां कोहिनूर को महाभारत काल का बताया जाता है, वहीं यह भी कहा जाता है कि इस हीरे को 3200 साल पहले एक नदी में पाया गया था। खैर सच्चाई जो भी हो, लेकिन आज तक इस हीरे की ओरिजिन के बारे में एक्यूरेट और वैलिड इंफॉर्मेशन जुटाई नहीं जा सकी है। कोहिनूर अपने खोजे जाने के वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड था और उसका कुल वजन 793 कैरेट्स के आसपास था। बाद में इस हीरे को कई बार तराशा गया है, जिसकी वजह से इसका वजन घटकर 105.6 कैरेट के आसपास रह गया है। हालांकि कई बार तराशे जाने के बावजूद कोहिनूर अब भी दुनिया में सबसे बड़ा
तराशे हुए हीरो में से एक बना हुआ है। कई दावों के हिसाब से कोहिनूर की कहानी 13वीं सेंचुरी में शुरू हुई, जब आज के आंध्र प्रदेश में काकतीय डायनेस्टी का राज था। उन्हीं दिनों का वहां के गोलकोंडा में कोई एक ही खदान थी जिसकी खुदाई की जा रही थी। यही के कोलूर माइंडस में कोहिनूर की खोज हुई। कोहिनूर के खोजे जाने के वक्त भारत में राजा महाराजाओं का दौरा हुआ करता था, इसलिए जब भी कोई बेशकीमती चीजें खोजी जाती उसे राजा के पास पहुंचा दिया जाता था। इसी तरह कोहिनूर मिलते ही उसे काकतीय डायनेस्टी के राजा के पास पहुंचा दिया गया। राजा इसकी सुंदरता और चमक से बेहद प्रभावित हुए और इसे हीरे को उन्होंने अपने कुलदेवी भद्राकली की बाई आंख में लगवा दिया। जल्द ही इसकी चर्चा पूरे भारत में होने लगी और इसकी खबर दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन खिलजी के पास भी पहुंची। उन दिनों खिलजी अपने एम्पायर के एक्सपेंशन में बड़े सपने देखा रहा था और भारत के दक्षिण हिस्से में भी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। कुछ महीनों बाद मलिक कफूर की कमांड में खिलजी की सेना ने काकतीय डायनेस्टी पर हमला कर कोहिनूर को लूट लिया, जिसके बाद कोहिनूर अलाउद्दीन खिलजी के पास आ गया और दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। आगे चलकर खिलजी को हराकर तुगल को ने दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा जमा लिया। तब तक कोहिनूर इतना पॉपुलर हो गया था कि जब भी कोई राजा दूसरे को हराता, हारने वाले राजा कोहिनूर ले लेता। इसी तरह कोहिनूर भी खिलजियों से होकर तुगल के पास चला गया। तुगल को पास पहुंचने के बाद कोहिनूर फिरोज शाह तुगलक के पास आ पहुंचा। आगे चलकर तुगल को होते हुए कोहिनूर मलवा के राजा होशंग शाह के हाथों में आ गया। मालवा का राजा बनने के बाद होशंगर शाह अपने पड़ोसी राज्य ग्वालियर को जीतना चाहता था। उस समय ग्वालियर पर तोमर राजा डोगेंद्र सिंह शासन कर रहे थे। होन शांग शाह ने मौका पाते ही ग्वालियर पर अटैक कर दिया, लेकिन वो डोगेंद्र सिंह की बुरी तरह हार गए। अपनी जान बचाने के लिए होश शाह ने कोहिनूर समेत अपनी सारी संपत्ति डोगेंद्र सिंह को सौंप दी। इसी तरह जिक्र बाबर नामा में भी मिलता है, जो इस हीरे का फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन भी डोगेंद्र सिंह से होते हुए हीरे अंतिम तोमर शासक राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गया। उस समय तक दिल्ली सल्तनत की सत्ता इब्राहिम लोधी के हाथों में आ गई थी। इब्राहिम लोधी भी कोहिनूर के बड़े चर्चे सुने थे, इसलिए उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने और उस हीरे को पाने के लिए ग्वालियर पर अटैक कर दिया। इस युद्ध में राजा विक्रमादित्य की हार हुई। हार के बाद राजा विक्रमादित्य को कोहिनूर समेत अपनी सारी संपत्ति इब्राहिम लोधी के आगरा किले के रखनी पड़ी। लेकिन इब्राहिम लोधी की जीत की यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। केवल 1 साल बाद ही उन्होंने अपनी सत्ता कोहिनूर दोनों को बाबर के हाथों गंवाना पड़ा। दरअसल उस दौरान बाबर दिल्ली पर राज करने के सपने संजोए 1519 से ही भारत पर कई बार आक्रमण कर चुका था, लेकिन उसे हर बार यहाँ से हार कर लौटना पड़ता। 1526 में बाबर ने एक बार फिर से भारत पर आक्रमण किया। इस बार उसकी लड़ाई इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत में हुई। कई दिनों तक चले इस घमासान युद्ध में इब्राहिम लोधी को मार गए। इस तरह कोहिनूर बाबर के कब्जे में आ गया। बाबर ने कोहिनूर से प्रभावित होकर अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबर नामक के इसके खूब चर्चा की
उसके कोहिनूर की तारीफ करते हुए लिखा कि यह हीरा बेशकीमती है, इसकी कीमत से पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। हालांकि बाबर ने बाबरनामा में इस हीरे का नाम कहीं भी कोहिनूर मेंशन नहीं किया था, जिससे यह साफ होता है कि इस हीरे का नाम उस समय कोहिनूर नहीं था। बाबर ने बाद में हुमायूं मुगल डायनेस्टी का अलग राजा बना और सत्ता के साथ कोहिनूर भी उसके पास आ गया। सत्ता मिलने के कुछ साल बाद ही हुमायूं एम्पायर बिखरने लगा। उसके छोटे भाई ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके कारण उसे अपने एम्पायर में भाइयों के बीच बांटना पड़ा। अपने भाइयों से निपटने के बाद उसने अपने एम्पायर को यूनाइट करना स्टार्ट कर दिया। उस पर अफगान शासक शेर शाह सूरी ने अटैक कर दिया। 2 सालों में दोनों के बीच चौसा और कंत्रोच में 2 बैटल लड़ी गई। दोनों ही बार हुमायूं को मुखी खानी पड़ी। अपना सब कुछ छोड़कर ईरान भागकर राजा तहस के यहाँ शरण लेनी पड़ी। मक्साई कई सालों तक उसे अपने संरक्षण में रखा। उसके इस व्यवहार से खुश होकर यूं ही कोहिनूर उसके उपहार में सौंप दिया गया। कोहिनूर पहली बार भारत से बाहर ईरान पहुंचा गया। ईरान के राजा तहमास के पास कोहिनूर लगभग 3 साल तक रहा। इसके बाद कोहिनूर एक बार फिर भारत लौट आया, जहां अब तक कई राजाओं के कोहिनूर के हथियाने के लिए हजारों लाशें बिछा दी थी। वही राजा तहमास की इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे अहमदाबाद के राजा और अपने गहरे दोस्त निजाम शाह को गिफ्ट कर दिया। कोहिनूर के दीवाने भारत आने के बाद कोहिनूर कुछ सालों तक निजाम शाह के पास रहा और फिर उसने होते हुए गोलकुंड के राजा कुतुब शाह के पास पहुंच गया। साल 1656 में यह हीरा किसी तरह कुतुब शाह के प्रधानमंत्री मीरा जुमाल के हाथ लगा, जिसका इस्तेमाल उसने शाहजहां के करीब जाने के लिए किया। शाहजहां को आकर्षित चीजों का बहुत शौक था। शौक के चलते उसने पीकॉक थ्रोन बनवाया शुरू किया। कहा जाता है कि इस पीकॉक थ्रोन को बनवाने में शाहजहां ने ताजमहल से भी दुगना खर्चा किया था। सिंहासन में कई तरह के डायमंड, गोल्ड और बेशकीमती स्टोन्स लगवाए और कोहिनूर को इस थ्रोन से सबसे ऊपर हिस्से की जगह दी, लेकिन उस पर सिंहासन पर शाहजहां ज्यादा वक्त तक नहीं बैठ पाया और आगे चलकर उसके बेटे औरंगजेब ने उसे अरेस्ट करवाकर जेल में डालवा दिया। औरंगजेब ने अपने पिता की सत्ता हथियाने के साथ साथ कोहिनूर को भी हड़प लिया। औरंगजेब कोहिनूर को देखने के बाद इससे बहुत आकर्षित हुए और उसने इसे और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए मशहूर जोहरी को इसे तराशने का काम सौंप दिया। तराशने के दौरान कोहिनूर की काफी हिस्सा टूट गया, जिससे यह 793 कैरेट की जगह 886 कैरेट हो रह गया। औरंगजेब को जब इसकी खबर लगी तो बहुत गुस्सा हुए और उसने जोहरी पर भारी भरकम जुर्माना लगाकर इसे अपने खजाने में रखवा दिया। जहां कोहिनूर अपनी चमक के लिए मशहूर था, वहीं इसके बारे में भी कहा जाता है कि इस हीरे को जिसने भी अपना पास रखा था, उसमें शुरुआत में हर जगह जीत का परचम लहराया, लेकिन बीतते समय के साथ हीरे ही उसके बर्बादी का कारण बना। आने वाले सालों में लोगों ने इसे सच होते हुए भी देखा। खोजा जाने के बाद से यह हीरा जिस भी राजा के पास गया, उसका एम्पायर बहुत तेजी से साथ बिखर कर बर्बाद हो गया। मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं और शाहजहां के पास कोहिनूर रहा था और उन्हें अपने शासन के अंत में सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ा, जबकि हीरा कभी मुगल सम्राट अकबर के पास नहीं रहा
और वह मुगलों में सबसे लोकप्रिय शासक रहे। मुगलों के बिखरते साम्राज्य के बीच कोहिनूर इसी डायनेस्टी के राजा मोहम्मद शाह रंगीला के पास पहुंचा, जिन्हें बहादुर शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। मुगल इस दौरान कमजोर पड़ चुके थे। इसी का फायदा उठाते हुए ईरानी ने शासक नदीरा शाह के आक्रमण से बहादुर शाह रंगीला के अंपायर के तहस नहस कर दिया। उससे पूरी दिल्ली में भयंकर कल्लेआम मचाया। जो भी उससे रास्ते में आया वह अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। चंद दिनों में के अंदर नदीरा शाह ने मुगलों की सारी संपत्ति लूट ली और शाहजहां द्वारा बनवाया गया पॉपकॉर्न थ्रोन भी अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अब तक उसके वो कोहिनूर नहीं मिला था, जबकि चमक के चर्चे उसने सुन रखे थे। दरअसल कोहिनूर उसकी हाथ में अभी तक इसलिए नहीं लगा था क्योंकि बहादुर शाह रंगीला उसे अपनी पगड़ी में छुपा कर रखता था। नदीरा शाह को जब इस बात का खबर लगी तो उसने इसे हासिल करने के लिए बहादुर शाह से अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए एक दूसरे की पगड़ी पहनने को कहा। बहादुर शाह ने जो पहले ही जंग हार चुके थे वो अब नदीरा शाह के बात मानकर अपनी जिंदगी नहीं गंवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पगड़ी उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही बहादुर शाह ने अपनी पगड़ी निकाली, हीरा जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उन्होंने रोशनी चारों तरफ फैल गई। इसे देखकर नदीरा शाह जंबे में पड़ गए और उन्होंने मुंह से कोहिनूर शब्द निकल पड़ा, जिसका मतलब था माउंटेन ऑफ लाइट। तब से ही हीरा कोहिनूर के नाम से जाना जाने लगा। कुछ दिनों बाद नदीरा शाह भारत से कोहिनूर समेत बहुत सारी संपत्ति लूटकर अपनी सेना के साथ ईरान लौट आया। वक्त गुजर जाने के बावजूद उसका कोहिनूर को लेकर आकर्षण कम नहीं हुआ। कोहिनूर का इतना दीवाना था कि उसे हर वक्त अपने नजरों के सामने रखना चाहता था। इसलिए नदीरा शाह ने कोहिनूर को अपने आम पर बांधने शुरू कर दिया। कुछ सालों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर कोहिनूर नदीरा शाह से अंपायर पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जिंदगी इस कदर बर्बाद हुई कि अंतिम समय वह अपनी दिमागी संतुलन खो बैठा और अपने ही लॉयल बॉडीगार्ड्स पर शक करने लगा। इस शक से चलते वो अपने सभी कमांडर्स को हटकर उसकी जगह अहमद शाह दुर्रानी की कमांडर अपॉइंटमेंट और बॉडीगार्ड्स को खत्म करने का आदेश दे दिया। लेकिन नदीरा शाह की प्लानिंग की खबरें उसके पुराने बॉडीगार्ड्स को लग गई, जिसके बाद सालार खान मोहम्मद खान काजर नाम के बॉडीगार्ड्स ने उसी रात नदीरा शाह की हत्या कर दी। आगे चलकर नदीरा शाह के फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद कामिज मिर्वी ने आलम आराय नदीरा नाम से किताब लिखा, जिसमें इस हीरे का कोहिनूर नाम मेंशन किया गया। जो हीरे का कोहिनूर नाम होने का फर्स्ट वैलिड सोर्स नदीरा शाह की मौत के बाद उसके एम्पायर पर अहमद शाह दुरानी का कब्जा हो गया और कोहिनूर को ईरानी से अफगानिस्तान ले गया। इस तरह कोहिनूर भारत से ईरान और ईरान से अफगानिस्तान पहुंच गया। इसके बाद अफगानिस्तान में अहमद शाह दुर्रानी के वंशज शाह शुजा दुर्रानी के पास कोहिनूर आ गया। बदलते वक्त के साथ राजा सिंहासन बदलते जाते, कोहिनूर पर मालिकाना हक रखने वाले राजा बदल जाते, लेकिन एक चीज जो नहीं बदलती थी वो कोहिनूर की चमक और उसके लेकर लोगों का आकर्षण। एक बार शाह सूजी की पत्नी वफा बेगम ने किसी से कोहिनूर के प्राइवेसी प्रोडक्शन के करने का कहा। बेगम के इसका जवाब देते हुए अगर 4 ताकतवर पहलवानों से चारों दिशाओं में एक एक पत्थर फिवारे आकाश की ओर उछाल दिए जाए, तो इसके बाद 5 पत्थर जितना डिसेंट तय किया, उसी डिसेंट के अगर गोल्ड से भी भर दिया जाए तो भी पूरी सीने में कीमत कोहिनूर जितना ही नहीं हो सकती। बेगम इससे कल्पना की जा सकती थी आखिर कोहिनूर क्यों इतना प्राइसलेस और पॉपुलर था कि और कोहिनूर के पास पाने के बाद शुरू में शाह
शुजा दुर्रानी शासनकाल में सब ठीक चल रहा था। उसके आसपास कई क्षेत्रों में जीत अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, लेकिन एकाएक उसके परिवार में फूट पड़ी और उसने भाइयों और उसके खिलाफ विद्रोह करके उसे गद्दी से उतार फेंका। शाह शुज दुर्रानी को अपनी पत्नी के साथ अफगानिस्तान भागकर लाहौर आना पड़ा, जहां राजा रणजीत सिंह ने उन्हें शरण दी। महाराजा रणजीत सिंह ने न केवल लाहौर में रहने का इजाजत दी, बल्कि उसे फिर से अपनी सत्ता हासिल करने के लिए मोटिवेट भी कर दिया। दोबारा सत्ता हासिल करने के क्रम में उसने अटक पर हमला किया, लेकिन उस हार का सामना करना पड़ा। अटक शासन का जहान दत्त खान उसे अरेस्ट कर लिया और श्रीनगर के जेल में बंद कर दिया। जैसे इसकी खबर महाराजा रणजीत सिंह को लगी, उन्होंने अपने कमांडर मोहम्मद चंद को उसे छुड़वाने के लिए कश्मीर भेजा, जिसके बाद मोहम्मद चंद उसके रिहा करवा कर लाहौर ले आए। महाराजा रणजीत सिंह द्वारा अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए बेगम बहुत खुशी हुई और उन्होंने कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह को गिफ्ट के तौर पर दिया। महाराजा रणजीत सिंह एम्पायर के राजा थे। उस समय भारत के अंग्रेजों की हुकूमत थी, इसलिए उनके घर कई अंग्रेज ऑफिसरों का आना जाना लगा रहता था। कोहिनूर हासिल करने के लिए बाद जब भी अंग्रेज अफसर उनके घर जाते, वो बड़ी शान से कोहिनूर को दिखाकर उसको प्रशंसा किए करते थे। वो अक्सर दिवाली, दशहरा जैसे बड़े फेस्टिवल पर इसके अपने हाथों से बांधकर पब्लिक के बीच घुमा करते। कोहिनूर उन्हें इतना प्यारा था कि कई बार युद्ध के दौरान भी इसे अपना हाथ साथ ले जाया करते थे। शुरुआती दौर में जब कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के पास आया था, तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ जीती थी, लेकिन यह उसकी जिंदगी के आने वाले भूचाल के पहले की शांति थी। वक्त के साथ साथ कोहिनूर महाराज रणजीत सिंह पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर चुका था। 1839 तक उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया था। एक समय पर शेर पंजाब कहलाने वाले महाराजा रणजीत सिंह के हालात इतने खराब हो गए थे कि खुद से अपने बिस्तर उठ न पाने के काबिल नहीं बचे थे। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में करीब देख महाराजा रणजीत सिंह ने काफी दान पुण्य करने के लगे थे। उन्होंने अपने पास के कई कीमती चीजें मंदिरों में, गुरुद्वारों में दान कर दिया था। उनकी दिल्ली ख्वाहिश थी कि उनके पास बचा हुआ कोहिनूर किसी टेम्पल को दान में दिया जाए, लेकिन उनके मंत्री इसके लिए नहीं माने, जिस कारण कोहिनूर मंदिर को दान नहीं हो सका। इस ख्वाहिश के पूरे हुए बिना 27 जून 1939 को महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कोहिनूर को मंदिर के दान करने के खबर को कई ब्रिटिश न्यूज़पेपर में डिटेल में छापा। इस खबर महारानी विक्टोरिया का भी ध्यान खींचा, जिसके बाद महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकारियों से कोहिनूर पर नजर बनाए रखने को कहा। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे खड़क सिंह सिख एम्पायर के राजा बने, लेकिन उनके लिए इतने बड़े एम्पायर को अकेले संभालना मुश्किल हो रहा था। उनके करीब लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। राजा बनने के कुछ महीनों बाद ही खड़क सिंह को जहर देकर मार दिया गया। सिख एम्पायर की यूनिटी में दरार पड़ चुकी थी। एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। करीब 4 सालों तक ऐसा ही हालात रहा। इसी बीच महाराजा रणजीत सिंह के कई पुत्र राजा बने, लेकिन उस सभी के मौत की नींद सुला दिया गया। अब सिख एम्पायर की सत्ता को संभालने वाला केवल एक सबसे छोटे बेटे दिलीप सिंह ही बचे थे, जो केवल 5 साल के थे। इतनी छोटी उम्र में बावजूद सिख एम्पायर को बिखरने से बचाने के लिए उन्होंने राजा बनाया गया। हालांकि दिलीप सिंह केवल नाम मात्र के राजा थे। असल में सिख साम्राज्य का बागडोर उनकी जिद कौर के हाथों में अनुभवनीय राजा और बढ़ती साजिशों को देखते हुए ब्रिटिशर को सिख एम्पायर हड़पने का अच्छा मौका था। उन्होंने 1845 के पंजाब का अटैक कर दिया और सिखों के अंग्रेजों की सेना का सामना का मुश्किल हो गया और
कुछ ही दिनों में भीतर अंग्रेजी युद्ध जीत गए और बाद में अंग्रेज ने सिख एम्पायर से कश्मीर भी छीन लिया। इसके बाद 4 साल बाद 1839 को शुरुआत महीने में ब्रिटिशर्स ने फिर से सिख एम्पायर पर हमला कर दिया और कमजोर पड़ चुके सिख एम्पायर के सेना जल्द ही पीछे हटने पर मजबूर हो गए। 29 मार्च 1939 को अंग्रेजी ने लार फोर्ट पर अपना कब्जा जमा लिया। अंग्रेजों ने सिखों के सामने लाहौर ट्रीटी का प्रपोजल रखा, जिसे उन्हें मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ा। इस ट्रीटी के बाद ब्रिटिशर महाराजा दिलीप सिंह ने 5,000 करोड़ पाउंड का एनुअल पेंशन देने का घोषणा की, जिसकी कीमत आज 55 करोड़ होती है। इसके बाद अंग्रेजों ने उनकी जिद कौर को जेल में डालकर दिलीप सिंह की महारानी विक्टोरिया के पास लंदन भेज दिया गया। अंग्रेजों ने सिख एम्पायर बिखरी सत्ता के एक होने के आखिरी उम्मीद भी अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। सिख एम्पायर हड़पने के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी कोहिनूर को लेने खुद लाहौर फोर्ट आए थे। यहाँ से कोहिनूर को हासिल करने के बाद उन्होंने इसे 6 अप्रैल 1850 को एक शिप में महारानी विक्टोरिया के पास ब्रिटेन भेज दिया। कोहिनूर को ब्रिटेन ले जाने वाली शिप को रास्ते में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब शिप बीच समुद्र में थी, उसी समय एक तेज तूफान का कारण एकदम डूबने के करीब पहुंच गया था। किसी तरह 3 महीने बाद शिप 29 जून 1850 में ब्रिटेन पहुंची तो इतना सीक्रेट ब्रिटेन भेजा गया था कि शिप पर सवार भी इंसान को इस पर कोहिनूर के होने की खबर तक नहीं थी। इसके बाद कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचा दिया गया। बाद में जब भी इसकी खबर पब्लिक को लगी तो लोग इसे देखने के लिए उत्साहित होने लगे। लोगों की भारी डिमांड के बाद 3 साल बाद पब्लिक को दिखाने के लिए लंदन के क्रिस्टल पैलेस में रखा दिया गया। इसे देखने के लिए लंदन से भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ तक कि गया के लंदन में इससे पहले इतनी भीड़ कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन जब वहाँ इतने कोहिनूर को देखे तो उन्होंने बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जैसे ही लोगों ने रिएक्शन की खबर महारानी विक्टोरिया के पास पहुंची तो उन्हें काफी बुरा लगा। उन्होंने कोहिनूर को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसे यूरोपियन स्टाइल में तराशने के आदेश दिया। चाहती थी कि ऐसी शेप दी जाए कि उसके ताज से आसानी से फिट किया जाए। करीब 48 दिनों तक इसे तराश कर महारानी विक्टोरिया को ताज में लाया दिया गया। फिर तराशने के बाद यह करीब 150 कैरेट के आसपास ही रह गया था। कोहिनूर को अपनी ताज में लगवाने के बाद महारानी विक्टोरिया ने इसे अपने अंतिम सांस तक पहना। उसकी मौत के बाद इसे राजा बजाय केवल महारानियों के पास पहनाया गया। जिस तरह का बिलीफ इसके लेकर क्रिएट हुए उसको कहीं ना कहीं अंग्रेज भी मानते हैं कि बिलीफ के हिसाब से कोहिनूर को जो भी आदमी अपने पास रखता है उसका नुकसान ही होता है। लेकिन कोहिनूर के कर्ज का किसी औरत पर कोई भाव नहीं होता, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रिटेन की महारानियां इसे इस्तेमाल किया और बाद में यह ब्रिटेन का धरोहर बन गया। लंबे समय से ब्रिटिश राजघराने में रानियों की शोभा बढ़ाते हुए कोहिनूर अब तक भारत की पहुंच से काफी दूर चला गया। पर फिर 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब भारत समेत कई अन्य देशों ने कोहिनूर पर अपना क्लेम जताते हुए ब्रिटेन के इसकी डिमांड करने लगे। कोहिनूर अलग अलग समय पर कई कंट्रीज अलग अलग राजाओं के पास रहा था, इसलिए ऐसे सभी देशों का मानना है कि कोहिनूर अब उनका हक है। कई कंट्रीज द्वारा क्लेम आने के बाद ब्रिटेन ने कोहिनूर को इनमें से किसी को भी देने का इनकार कर दिया। अब तक कोहिनूर पर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान अपने क्लेम कर चुके हैं। भारत सरकार इसे ब्रिटेन इंडिया भेजने के कई बार रिजेक्ट
कर चुकी है, लेकिन ब्रिटेन हर बार इसे लौटाने में आनाकानी करता है। भारत की आज़ादी के तुरंत 1947 और 1953 पर इसे अपना क्लेम किया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नर ने इसे नॉन निगोशिएबल बताकर भारत के सौंपने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नर्स ने अपने पाने के आस के छोड़ दी और 2000 में भारत कई MPH के इन साइन डॉक्यूमेंट ब्रिटेन को भेजकर कोहिनूर को वापस भारत को लौटाने की मांग की, लेकिन हर बार इस बार भी भारत की निशान ही हाथ लगी। ब्रिटेन ने यह कहते हुए भारत का इस मांग को ठुकरा दिया। कोहिनूर अलग अलग समय अलग अलग देशों का हिस्सा रहा है, लेकिन अब यह करीब 150 साल से ब्रिटिश हेरिटेज का हिस्सा है, इसलिए इसे भारत को नहीं लौटाया जा सकता है। यह घटना 15 साल बाद 2015 के शीथरूर को एक स्पीच के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बुलाया गया। उसी बीच उन्होंने 200 साल में भारत से लूटी गई संपत्तियों के लिए ब्रिटिशर्स को खूब क्रिटिसाइज किया। इस दौरान उन्होंने कोहिनूर और अन्य भारतीय धरोहर का भी जिक्र किया। अब ब्रिटेन के पास इसके एक साल 2016 में एक NGO के सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल में, जिसमें भारत सरकार ब्रिटिश द्वारा चुराए गए कोहिनूर को वापस भारत लाने के बारे में कई सवाल पूछे गए। बाद में जब इस हियरिंग हुई तो इसमें गवर्नर सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार रिप्रेजेंट किया गया। हियरिंग में उनका कहना था कि ब्रिटेन के कोहिनूर को सिख एम्पायर के राजा दिलीप सिंह के एक ट्रीटी के तहत हासिल किया था। उसके इस तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को ब्रिटेन द्वारा कोहिनूर की चोरी करने के बात को खारिज कर दिया।